हम स्वतंत्र हैं, गणतंत्र हैं। पूरी दुनिया में ये उद्घोष करते हम भारतीय जब भी देश की बात करते हैं तो सभी देशवासियों के दिलो दिमाग में वो लोग फिर से जीवित हो उठते हैं जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराया है और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। आज गणतंत्र के 70 साल पूरा करता देश आज़ादी के संघर्ष को नहीं भूल पाया है, जिसमें न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीकाजी कामा, डॉक्टर एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो देश की जागृत नारी शक्ति की नज़ीर पेश करते हैं। पर देश ने समाज में स्त्रियों के बलिदान और योगदान को जगह तो दी, लेकिन फिर भी गणतंत्र बनने के बाद गिरते लिंगानुपात से ये साफ हो गया कि नारी विकास और सशक्तिकरण देश की प्राथमिकता के वो विषय हैं जिन पर गंभीरता से काम किया जाना जरूरी है। नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश 70 का गणतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे 70 साल में महिला सशक्तिकरण के सफर की और जानेंगे कि कैसे इसके जरिए लिंग अनुपात की गहरी खाई को कम किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी समाज और शासन की सफलता इस बात से समझी जानी चाहिए कि वहां महिलाएं कितनी संरक्षित और पोषित हैं। देश के विकास में महिलाओं के विकास की अहमियत को समझते हुए भारत का संविधान महिलाओं को न सिर्फ समानता का अधिकार देता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रावधान करने को भी कहता है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी व्यवहारिक और सामाजिक कारण इस मौलिक समानता की भावना को आहत करते रहे, जिसकी जड़ में कई आर्थिक और सामाजिक कारण रहे। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के अधिकार कम और कर्तव्य ज्यादा निर्धारित थे। हालांकि संविधान के द्वारा उन्हें हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, फिर भी सामाजिक परिवेश और दबाव स्वतंत्रता के अधिकार पर हावी हो जाते थे। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण और भेदभाव से पीड़ित होती थीं। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, वेश्यावृत्ति करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर थीं। महिलाओं को न केवल असमान वेतन दिया जाता था, बल्कि उनके लिए कम कौशल की नौकरियां पेश की जाती थी। ये लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया। स्त्रियों का जीवन कमाने के मामले में ना के बराबर होने के कारण आर्थिक भार के रूप में देखा जाता है। वहीं परिवार में बेटियों की शादी पर होने वाला खर्च और दहेज जैसी कुप्रथा बचपन से ही उनकी जरूरतों से वंचित करने की कारण थी। शादी को ही बालिका के जीवन का लक्ष्य मानते हुए उसकी शिक्षा के खर्च को परिवार पर अतिरिक्त बोझ की तरह देखा जाता था। समाज में बेटे की प्रबल होती चाहत का ही नतीजा था कि अब तमाम तरीकों से गर्भ में ही शिशु के लिंग का पता लगाकर भ्रूण हत्या ने जगह बना ली, जिसे समाज के बड़े वर्ग का प्रश्रय प्राप्त था, जो लिंगानुपात घटाने का भी कारण था। लिंग अनुपात से मतलब है कि देश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है। इसका सीधा मतलब है कि देश में पुरुष के मुकाबले महिलाओं की संख्या कितनी है। आइए एक नजर डालते हैं लिंगानुपात पर। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 927,
2001 में 933 और 2011 में 940। परिवार और कार्यस्थल पर भी महिलाएं तमाम शोषण और अत्याचार सहने को मजबूर थीं, जिसके खिलाफ आवाज उठाने पर भी उन्हें ही अपराध बोध का शिकार होना पड़ता था। लड़की जो थी घर में आती थी तो लगता था कि क्या बोझ आ गया है। तो लड़की के प्रति जो प्यार होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, फैमिली फीलिंग होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं थी। हमारे समाज ने, हमारी सरकार ने शुरू में ये नहीं सोचा कि अगर हम विमेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, विमेंस इक्वालिटी और एम्पावरमेंट पे जोर देंगे, इस पे हम नज़र बहुत ज़ोरों से रखेंगे, तो पूरी सोसाइटी के लिए कितना लाभ होगा। तो ये क्योंकि हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो हम देखते गए कि चाइल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, बच्चों को अगर लड़की होने वाली है तो गिरा देना, अगर लड़की पैदा हुई तो उसे ख़त्म कर देना, ये चीज़ें बहुत ही हमारे सोसाइटी में रैम्पेंट थी। इस वजह से हम देखते हैं कि आज भी जो जेंडर फीमेल मेल रेशियो है वो भी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। संसद ने इस पूरी सामाजिक व्यवस्था और सोच को बदलने के लिए सख्त कानून बनाए, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ समाज को संतुलित और सही दिशा में लाने का काम किया। उदाहरण के लिए शिक्षा के अधिकार का लागू किया जाना, दहेज और गर्भपात के कानून, विवाह और उत्तराधिकार के कानून, कार्यस्थल में उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून और सरकारी शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण। ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे स्त्रियों को बेहतर जीवन जीने का हौसला मिला है, जिसने समाज में भी उनके अस्तित्व के प्रति विश्वास और जागरूकता लाने का काम किया है। साथ ही देश में लैंगिक असमानता की भावना और लैंगिक अनुपात को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया है। अब बात करते हैं उन कानूनों की जिन्होंने स्त्री सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई। दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से महिला को बचाने के लिए 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया। 1986 में इसे संशोधित कर समय के अनुसार तब्दील किया गया। कानून के अनुसार दहेज लेना और देना दंडनीय अपराध है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस कानून के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में 12 से 20 सप्ताह तक ही गर्भपात कराने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के अनुसार गर्भपात केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे जब महिला की जान को खतरा हो, महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, बलात्कार के कारण गर्भपात हुआ हो, पैदा होने वाले बच्चों का गर्भ में उचित विकास ना हुआ हो और इसके विकलांग होने का डर हो। कानून का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान को कानूनी अधिकार देना है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का लक्ष्य पुरुष और महिला कामगारों को समान पारिश्रमिक का भुगतान करना है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं के विरुद्ध लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना शामिल है। लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994। गर्भावस्था में लिंग परीक्षण को रोकने हेतु पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य मादा भ्रूण हत्या को रोकना था। इसका पालन न करने वालों को 10 से 15,000 रुपए का जुर्माना और 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। इस कानून के तहत लिंग जांच करने वाले चिकित्सक को 3 से 5 साल तक की जेल और 10,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही महिला या उस व्यक्ति को जो महिला पर दबाव डाल रहा है, उसको 3 से 5 साल तक की जेल और 50,000 से 1 लाख रुपयों तक का जुर्माना हो सकता है। महिला हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पिता के पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। इस कानून के जरिए स्त्रियों को उनके पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य अविवाहित बेटी या शादी के बाद भी किसी कारण से वित्तीय निर्भरता से जूझ रही स्त्रियों को सहारा देना था। बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006 अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना है।
बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के कानून की जगह बाल विवाह अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को राहत देने और इस तरह के विवाह को बढ़ावा देने या इससे बढ़ावा देने वालों के लिए सजा बढ़ाने का प्रावधान करता है। बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012। ये अधिनियम यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों, खासकर बच्चियों को संरक्षण का प्रयास करता है। वहीं इस अधिनियम में साल 2019 में संशोधन करके गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले के मामलों में आरोपी को 20 साल की सजा से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन भावना से किया गया अवांछित व्यवहार यौन शोषण की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संसद द्वारा यह कानून बनाया गया, जिसने महिलाओं को कार्यस्थल पर स्वच्छंदता से काम करने का अवसर दिया। आधुनिक युग की महिलाओं की जरूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने कई अहम कानून में बदलाव किए हैं। आज एक महिला बहुआयामी किरदार निभा रही है, खासकर कामकाजी महिलाएं, जिनकी आवश्यकताओं को समझते हुए प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2016 अस्तित्व में आया। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति प्रसुविधा कानून 1961 को और अधिक लाभप्रद बनाते हुए संसद ने इसे संशोधन कर मातृत्व लाभ अधिनियम कर दिया। इसके तहत यदि कोई महिला सरकारी, औद्योगिक संस्थान या निजी संस्थान जहां 9 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां वो अगर कार्यरत है तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। मां बनने वाली कर्मचारियों को अब 26 सप्ताह का अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। वहीं इस दशक के सबसे अहम कानून के तौर पर देखा जाता है 3 तलाक कानून। इस कानून को मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसले की तरह देखा जा रहा है। सदियों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा का अंत करने वाला यह कानून 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। लोकसभा से इस बिल को पहले ही मंजूरी मिल गई थी। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम है, जिसने एक समुदाय विशेष की महिलाओं के साथ सालों से चली आ रही लैंगिक असमानता की परिपाटी को खत्म कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ विमेन बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, तो उनके लिए कुछ एक अलग कानून होना चाहिए, जहाँ पे वहाँ पे अगर जो समस्याएं हैं जो वर्किंग विमेन जो फेस करती हैं, तो उसके लिए कानून होना चाहिए। और जब तक कि वो कानून नहीं आता तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई थी। उसके बाद कानून आया 2013 का, और उसमें यह है कि एक जो ढांचा उस कानून का है वो इस तरह से है कि अगर किसी महिला को समस्या आती है अपने वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोला गया है, जिसकी मेंबर ज़रूरी है कि उनके मेंबर के अंदर एक विमेन मेंबर ज़रूर हो। वहाँ पे वो शिकायत कर सकती हैं, वहाँ पे फिर उसको एनालाइज़ किया जाएगा उस कमेटी के अंदर, और अगर पाया जाता है कि वो शिकायत सही है तो डेफिनेटली उनके जो भी जिसने वो किया है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बहुत समय से देखा जा रहा था कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर इस चीज़ को लेके बहुत रोष था। एक खत के ज़रिए या टेलीफोन पे अगर 3 बार ट्रिपल तलाक बोल दिया जाए तो तलाक मान लिया जाता था। अब उसी से कंसर्निंग कुछ और इश्यूज़ भी हैं जो कि अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें निकाह हलाला भी है और पॉलीगमी भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये सामने आ रहा है कि विमेन की स्थिति को सुधारने के लिए ये सारे कानून हैं। अभी तक जो वो ऑप्रेस्ड थी उस चीज़ों से, उन कुरीतियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो डेफिनेटली दीज ऑल आर वेरी पॉजिटिव स्टेप्स। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दें तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। वैश्विक स्तर पर भी माना गया है कि समाज की प्रगति को गतिशील बनाना है तो महिलाओं का सशक्त होना बेहद जरूरी है। समय समय पर महिला सशक्तिकरण और लिंग अनुपात को कम करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कानून से इतर बहुउद्देशीय योजनाओं के जरिए भी महिलाओं को सशक्त और सबल बनाने के प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता एक मजबूत जमीन तैयार करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू से ही सरकारों ने कई योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने का काम किया। इन्हीं में से एक है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम यानी STEP। साल 1986 में एक केंद्रीय योजना के रूप में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कौशल विकास करना था, जिससे वे स्वरोजगार या उद्यमी बनने का हुनर हासिल कर सकें। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 साल या उससे अधिक की लड़कियों या महिलाओं का कौशल विकास करना है। इसे एक कारगर पहल के रूप में देखा जाता है। वहीं साल 1993 में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और बल देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का एक स्वायत्त शासी संगठन यानी राष्ट्रीय महिला कोष का गठन हुआ, जो एक शीर्ष माइक्रो फाइनेंस संगठन है, जिसे गरीब वर्ग की जरूरतमंद महिलाओं को ऋण देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा एक बड़ा किरदार निभाती है। शिक्षा आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी अहम कदम है। साक्षरता के प्रति व्यापक जागरूकता लाने के लिए सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान जैसी मुहिम पहले से ही चलाई जा रही थी। वहीं साल 2004 में महिला साक्षरता के महत्व को समझते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य खासकर गांव और पिछड़े क्षेत्रों को बनाया गया, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम पाई गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 75% अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 25% ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी बच्चियों का दाखिला करना है। ये योजना मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित करती है जिनकी उम्र 10 साल है या जो विद्यालय प्रणाली से बाहर हैं। साक्षरता के अलावा महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ी कमजोर कड़ी थी मातृ और शिशु दर का बढ़ता आंकड़ा, जिस पर काम करने की खास जरूरत महसूस की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2005 में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना है। इससे गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य जांच और प्रसव के दौरान देखभाल और निगरानी करने में सहायता मिलती है। भारत में बहुसंख्यक महिलाओं पर कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक कमजोर माँ कम वजन वाले बच्चे को जन्म देने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसे में जब अल्प पोषण गर्भाशय में शुरू होता है तो ये पूरे जीवन चक्र में फैलता है और ये कुपोषण अगली पीढ़ी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसी कड़ी में साल 2010 में मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान वाली महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ मातृत्व लाभ पहुंचाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इसके लिए उन्हें नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2010 में प्रायोगिक आधार पर की गई थी। इसी उद्देश्य में नया आयाम जुड़ा साल 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना होता है ताकि वो खुद के साथ साथ अपने नवजात की भी देखभाल कर सकें। इसके अनुसार लाभार्थियों को 2 किश्तों में 6,000 रुपए बैंक और डाकघर खातों के जरिए दिए जाते हैं। पहली किश्त गर्भावस्था के 7 से 9 महीनों के दौरान दी जाती है और दूसरी किश्त की रकम कुछ शर्तें पूरी करने के बाद प्रसूति के 6 महीने बाद दी जाती है। वहीं 1 अप्रैल 2011 को शुरू हुई सबला योजना किशोरियों के कल्याण के उद्देश्य के साथ अस्तित्व में आई। पायलट योजना के तौर पर सबला को 200 जिलों की 1 करोड़ से अधिक किशोरियों के साथ शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 11 से 15 और 15 से 18 साल के 2 समूहों में विभाजित किया गया है। पहला पोषण, जिसमें 11 से 15 साल तक की लड़कियों को पका हुआ खाना दिया जाता है, जबकि दूसरा गैर पोषण के समय में 15 से 18 साल तक की लड़कियों को आयरन और फॉलिक एसिड प्रतिपूरक दवाएं दी जाती हैं। बेटियां भी देश का भविष्य हैं। समाज में इसी नजरिए को
और पुख्ता करने के लिए सबसे ज्यादा काम पिछले कुछ सालों में किया गया। केंद्र सरकार ने कई योजनाओं के जरिए सामाजिक जागरूकता लाने का काम किया है। ज्यादातर योजनाओं की शुरुआत एक मुहिम की तरह की गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा आम लोग जुड़ सकें और योजनाएं ज्यादा प्रभावी बन सकें। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्या शिशु के प्रति समाज के नजरिए में बदलाव लाने के लिए सभी से आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के बीबीपुर के एक सरपंच की खुलकर तारीफ की थी, जिसने सेल्फी विद डॉटर पहल की शुरुआत की, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने लोगों से बेटियों के साथ अपनी सेल्फी भेजने का अनुरोध भी किया था और जल्द ही ये विश्व भर में हिट हो गया। इसी तरह के तमाम प्रयासों से सबसे ऊपर रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जरिए शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिली है। ये योजना 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय योजना के प्रथम चरण में पीसी तथा पीएनडीटी एक्ट को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाना और चुने गए 100 जिलों जहां शिशु लिंग अनुपात कम है उनमें से संबंधित कार्य करना। इसके जरिए बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर संवेदनशील और जागरूक बनाकर और सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना के जरिए लिंग अनुपात में जन्म में सुधार लाने की कल्पना की गई है। आंकड़ों की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार 8 मार्च 2018 से देश के 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई है। इसमें से 405 जिले बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप और वकालत और मीडिया माध्यम से शामिल हैं, जबकि बाकी 235 जिले केवल एडवोकेसी और मीडिया अभियान के तहत आते हैं। आज इस योजना के जरिए समाज में व्यापक रूप से जागरूकता लाने में सफलता मिली है। शुरू में ही बिफोर इवन दे आर बॉर्न, शुरू में ही जो उनको हटा दिया जाता था, इस दुनिया में आने की भी उनको नहीं दिया जाता था, तो वो बेटी बचाओ का जो एक नारा है वो मुझे लगता है वो उस चीज़ के लिए है और वो बहुत अच्छा भी है। तो बेटी बचाओ और ना सिर्फ बचाओ बल्कि उन्हें पढ़ाओ भी, बिकॉज़ अगर आप एक महिला को या एक लड़की को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पैरों पर खड़ी रहें, अपना कमाएं, अपने परिवार को सपोर्ट करें। क्योंकि अगर आप ये कहते भी हैं कि अगर एक विमेन पढ़ी लिखी है, एक महिला अगर पढ़ी लिखी है तो वो पूरे की पूरी एक पीढ़ी को संभाल लेती है। पिछले कुछ सालों में महिला हिंसा और अपराध से सुरक्षा देने के लिए भी व्यापक कदम उठाए गए हैं। देश की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए एक ऐसे केंद्र की जरूरत महसूस की गई जो पूरी तरह विपरीत परिस्थिति में महिला के लिए समर्पित हो। इस उद्देश्य के साथ मार्च 2015 में पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत हुई। इस सेंटर से पुलिस, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सेवाओं के साथ हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए अस्थायी शरण देने वाली संस्थाओं को भी जोड़ा गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इस योजना को निर्भया फंड के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार ने 718 जिलों में वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत करने को मंजूरी दी है। आंकड़ों के हिसाब से अब तक 279 वन स्टॉप सेंटर क्रियान्वित किए जा चुके हैं। सरकार की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने की मुहिम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मील का पत्थर साबित हुई है। ये योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरों पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस मुहिम के जरिए ग्रामीण महिलाओं की सेहत की सुरक्षा करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। ये योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण और वनों की कटाई को कम करने में मदद मिल रही है।
इसके अलावा मौजूदा केंद्र सरकार ने गर्भवती स्त्रियों और 6 साल तक के बच्चों में कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की। पोषण अभियान का उद्देश्य देश में चरणबद्ध तरीके से साल 2022 तक 0 से 6 साल के बच्चों के विकास में स्टंटिंग को 38.4% से 25% तक कम करना है। इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। गाँव में हम देख रहे हैं कि अभी तक कई गाँवों में चूल्हे पे खाना बनाया जाता है और उसका जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हेल्थ हज़ार्ड है या जो इम्पैक्ट है वो तो विमेन के ऊपर ही आता है, क्योंकि वही उस चूल्हे पे खाना बना रही है, उसे यूज़ कर रही हैं। तो जो लंग्स के अंदर वो जो धुआं जा रहा है उसका मैक्सिमम जो इम्पैक्ट है वो उन्हीं पर जा रहा है। तो अगर उससे हम उनको लाकर गैस पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर घर की महिला हेल्दी होगी तो फिर पूरा घर एक तरीके से हेल्दी रहेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय स्वावलंबन, साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने से न केवल लैंगिक अंतर को पाटने में मदद मिली है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई जमीन तैयार हुई है। आज शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी योजनाओं के जरिए महिलाओं को विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। तो फिलहाल इस अंक में इतना ही। सीरीज के अगले हिस्से में हम बात करेंगे आज़ादी के बाद की उन योजनाओं के बारे में जिसने लोगों के एक घर के सपने को साकार कर दिया। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।